हेलो। जिस दिन का बहुत दिन से इंतजार था वो हो गया। मैं बात कर रहा हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की, जो अभी तियानजिन चाइना में हुआ है। अमेरिकी टैरिफ के परिप्रेक्ष्य में ये उम्मीद जताया जा रहा था कि अब इंडिया और चाइना थोड़ा पास आएंगे, यानी इनके जो राजनीतिक संबंध बहुत दिन से अच्छे नहीं हैं। उम्मीद की जा रही थी कि अब अमेरिकी टैरिफ के दबाव में अच्छे हो जाएंगे। और जैसे ही अमेरिका टैरिफ की घोषणा करता है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रसिया की यात्रा करते हैं और उससे कुछ दिनों बाद चाइना के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आते हैं। और तब से मीडिया में ये खबर चलने लगती है कि भारत और चाइना का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। और तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि जब एससीओ की समिट होगी तो दक्षिणी गोलार्ध के 10 सबसे महत्वपूर्ण देश के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठेंगे और कुछ ऐसा आउटकम आ सकता है एससीओ समिट का जिससे विश्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन या कुछ नयापन दिखाई दे। और साथ ही साथ चूंकि भारत के प्रधानमंत्री 7 सालों बाद चाइना के राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो उम्मीद की जा रही थी कि बायलैटरल बैठक में इंडिया और चाइना के बीच कुछ अच्छा होगा। खैर, इंडिया और चाइना के बीच जो बायलैटरल बैठक हुई उसमें जो बातें निकल के आई वो थोड़ी अच्छी हैं। अच्छा आउटकम ये कि दोनों देशों ने अपने रिश्ते को मजबूती के साथ लॉन्ग टर्म रखने की बात कही। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया और चाइना को परस्पर विश्वास, एक दूसरे का सम्मान और संवेदनशीलता के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं चाइना ने भी इस बात पे जोर दिया कि दुनिया बदल रही है और भारत और चाइना बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही हैं और साथ ही साथ दोनों देश दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं। ऐसे में समय आ गया है कि एलिफेंट और ड्रैगन अब साथ आए, यानी उनका ये स्टेटमेंट था, द एलिफेंट एंड द ड्रैगन कम टुगेदर। ऑब्वियसली ड्रैगन का मतलब चाइना था और एलिफेंट का मतलब इंडिया था। दोनों देशों की बायलैटरल बैठकों में ये आउटकम निकल के आया है। अब एससीओ की बैठक में क्या आउटकम निकल के आने वाला है ये तो कंप्लीट बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम चाइना के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी बातें बायलैटरल बैठक में हुई, ये आप कहीं ना कहीं देखोगे तो यही सब बातें 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था चाइना और भारत के बीच में, कुछ कुछ बातें उसकी वही थी कि एक दूसरे का क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, क्षेत्रीय शांति स्थापित करेंगे। इस तरह की बातें उस समय भी की गई थी। तो फिर बात वही है कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में या अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच क्या चाइना एक रणनीतिक विकल्प बन सकता है? तो ऐसा तो संभव शायद कम ही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए हम थोड़ा सा एक टाइमलाइन बना के भारत और चाइना का जो अब तक का रिश्ता रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1947 में भारत आजाद होता है और 1949 में चाइना भी औपनिवेशिक काल से बाहर आके वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार स्थापित होती है और उसके बाद से 1950 से भारत और चाइना के राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चाइना को जनवादी गणतंत्र के रूप में मान्यता देने में भारत पहले देशों में से था। यही नहीं, भारत ने यूएन में भी चाइना को एक सपोर्ट किया था, एक देश के रूप में मान्यता देने में। कहा तो यह भी जाता है कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो चाइना को लेके इतने आदर्शवादी थे कि यूएनएससी की मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो सीट थी ये भारत को ऑफर हो रही थी, लेकिन ये उन्होंने इसके लिए चाइना को आगे बढ़ा दिया। हालांकि इसके कई कारण थे। भारत अभी गुलामी की जंजीरों से निकला हुआ था, भारत के पास बहुत सारी समस्याएं थी, भारत अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में था, तो भारत अभी वैश्विक तौर पे उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था क्योंकि भारत के पास, भारत के अंदर अभी कई सारी समस्याएं थी मूलभूत, जिन्हें सुलझाने की जरूरत थी। हालांकि इन सब के बाद भी ये इससे इनकार नहीं किया सकता कि जवाहरलाल नेहरू जी चाइना को लेकर आदर्शवादी थे और इस आदर्शवादिता का परिणाम ये निकला कि इंडिया चाइना भाई भाई का नारा दिया जाने लगा और 1954 में इंडिया और चाइना के बीच पंचशील समझौता होता है। और इस पंचशील समझौते में कुछ ऐसी चीजें थी जैसे एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, इस तरह की चीजें थी। मतलब मोटा मोटा जो अभी जो बायलैटरल बैठक हुई है
दोनों देशों के बीच लगभग वही सब बातें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की जो आदर्शवादिता थी चाइना को लेके, वो तब टूटा जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और जिसकी वजह से 1959 के आसपास दलाई लामा जो तिब्बत के बौद्ध भिक्षु थे, उनके साथ लगभग 80,000 से ज़्यादा शरणार्थी भारत आए और भारत ने उन्हें शरण दिया। और उसके बाद से ही भारत और चीन के बीच सीमा तनाव उभर के सामने आ गया। और अभी पंचशील समझौते के 8 साल भी नहीं बीते थे कि 1962 में चाइना भारत पे हमला कर देता है, और भारत का दुर्भाग्य था कि भारत को उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। और तब से भारत और चीन के बीच रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ जाती है और सीमा विवाद हमेशा चर्चा में रहता है। उसको लेके कुछ न कुछ घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। खैर, 1962 के युद्द के बाद 1976 में फिर से रिश्ते बहाल किए जाते हैं और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाते हैं। और 1989 में जनता पार्टी की सरकार होती है और उस समय विदेश मंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी चाइना के दौरे पर जाते हैं और फिर दोनों देशों के बीच एक बातचीत की यात्रा शुरू होती है। और इसके 8-9 साल बाद ही यानी 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना की यात्रा करते हैं और ये कोशिश थी कि सीमा जो विवाद था उसको सुलझाया जाए। हालांकि इसी के दौरान 1993 से लेकर 1996 के बीच कई सारे समझौते होते हैं। और इसी दौरान देखेंगे भारत में 1991 के बाद एलपीजी की प्रक्रिया जोरों शोरों से चलती है, जिसके कारण इंडिया और चाइना के बीच व्यापार रफ्तार पकड़ने लगती है। और थोड़े बहुत राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच व्यापार का रिश्ता बहुत मजबूत होता जाता है इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच स्थिति तब फिर से बिगड़ती है जब डोकलाम का मुद्दा और गलवान में सैनिक भिड़ंत होती है। और डोकलाम और गलवान के मुद्दे के बाद से फिर से चाइना के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाते हैं और सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। हालांकि इन सब के बीच भारत और चाइना के बीच व्यापार नहीं रुकते, बल्कि व्यापार उसी रफ्तार से चलता रहता है। अब क्योंकि भारत और चाइना के बीच हो रहे व्यापार में भारत हमेशा व्यापार घाटे की स्थिति में रहता है और चाइना सरप्लस की स्थिति में रहता है। तो सवाल यह है कि क्या चाइना पे हम भरोसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हालांकि ये कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। लेकिन जब रसिया की बात आती है तो रसिया हमेशा भारत का परमानेंट दोस्त ही रहा है। आज हम ना अमेरिका को छोड़ सकते हैं ना चाइना को छोड़ सकते हैं। जब भी चाइना को काउंटर करने की बात आएगी तो हमें अमेरिका का साथ चाहिए, और जब अमेरिका को काउंटर करने की बात आएगी तो हमें चाइना का साथ चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम भारत की ज़रूरत अमेरिका को भी है, चाइना को भी है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच प्रतिद्वंदिता हमेशा बनी रहती है। और चाइना को जब भी काउंटर करना होता है तो अमेरिका भारत का हाथ पकड़ता है या भारत का साथ पकड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब अमेरिका को भारत को काउंटर करना होता है या भारत को कंट्रोल करना होता है तो वो पाकिस्तान का साथ पकड़ता है। जैसा कि अभी आप पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की रवैये को और पक्षपाती रवैये यानी पाकिस्तान को किस तरह से वो अपना सपोर्ट दे रहा है या सहानुभूति जता रहा है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में भारत के लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा चाइना और अमेरिका के बीच, क्योंकि चाइना और अमेरिका दोनों ही प्रभुत्ववादी शक्तियां हैं, दोनों ही दूसरे देश पे प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करती हैं। चाइना की नीतियां देख लीजिए आप, स्टिंग ऑफ पर्ल्स और BR बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनता है और जिसका भारत खुल के विरोध करता है। और चाइना की जो डेट डिप्लोमेसी है यानी ऋण दे के उसको उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना, या फिर स्टिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला यानी हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के जो छोटे छोटे देश हैं उनको मिलाना और उन पे अपने पोर्ट बनाना और सैन्य अड्डे बनाना, यानी एक प्रकार से कहें तो एक माले की तरह मोती की तरह अपनी उपस्थिति बनाना। और जाहिर सी बात है ये सब कहीं ना कहीं भारत को रणनीतिक रूप से चाइना के सामने कमजोरी करेंगे। तो इन सब से निपटने के लिए भारत क्वाड का सदस्य बना। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड सीधे सीधे अगर देखा जाए तो चाइना के लिए ही बने हैं। कहने को तो यह है कि हिंद और प्रशांत महासागर में मुक्त आवागमन के लिए ये क्वाड संगठन बनाए हैं या फिर इनकी भूमिका जरूरी है, लेकिन एशिया और प्रशांत महासागर में इन देशों के लिए खतरा कौन है? चाइना। चाइना तो सीधे सीधे कहता है कि ये एक तरह का चाइना के खिलाफ एक नाटो जैसा संगठन है। इसी तरह पश्चिमी दुनिया और अमेरिका के प्रभुत्व को जब काउंटर करना होता है तो भारत
ब्रिक्स और ये एससीओ जैसे संगठनों में इसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दौर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, ये भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि चाइना की ज़रूरत भारत को है, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है वो बेसिकली चाइना पे डिपेंड है, क्योंकि चाइना से हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। निर्यात तो छोड़िए, भारत के जो डोमेस्टिक या घरेलू ज़रूरतें हैं वो भी अब ज़्यादातर चाइना पे ही डिपेंड है। चाहे इलेक्ट्रिक सामान हो, चाहे आपके किचन का सामान हो, या आपके त्योहारों होली दिवाली में यूज होने वाली चीजें हैं, उसमें मैक्सिमम चीजें चाइना से आ रही हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब चीजें हम बना नहीं सकते या बनाते नहीं हैं, लेकिन उसकी सस्ती कीमतों ने हमारे देसी चीजों को प्रतिस्थापित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, भारत की जो फार्मा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा जेनरिक दवाओं का एक्सपोर्ट करता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेड डेफिसिट होते हुए भी और चाइना के साथ सीमा तनाव होने के बाद भी व्यापारिक संबंधों को हम कमजोर नहीं कर सकते। और रही बात अमेरिका की, तो हम अमेरिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर देता है, और सर्विस सेक्टर से संबंधित जो तकनीकें हैं वो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंड है किसके, अमेरिका के ऊपर। आप कोई भी आईटी सर्विस देख लीजिए, जितने भी आईटी सेक्टर के ज्यादातर प्रोडक्ट हैं वो सब कहाँ के हैं, अमेरिका के। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि दोनों ही देश हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग तनाव भी है। तो ऐसे दौर में भारत को चाइना और अमेरिका के बीच एक संतुलन बना के चलना होगा। अब एससीओ बैठक की क्या आउटकम निकल के आती है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें बस यही डिस्कस करना था चाइना हमारे लिए कितना रिलायबल है। ओके, धन्यवाद।